हेलो दोस्तों, एक ही क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी के सीरीज़ में आज हम क्लास 8th का चैप्टर 2 करेंगे, जो है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इस सीरीज़ में हम एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हमें नोट्स न बनाने पड़े और इन्हीं वीडियो से रिवीजन भी किया जा सके। यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे अवश्य देख लें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरे अपलोड्स आपको तुरंत प्राप्त हो सके। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग समझेंगे कि विभिन्न प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं और इनका संरक्षण क्यों जरूरी है और इसमें कैसे किया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। अब हम यहाँ पर हम ये समझते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि के 30% क्षेत्र में रहती है, ठीक। और शेष जो 70% लैंड है वो विरल जनसंख्या, मतलब वहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम है या फिर है ही नहीं, जैसे मरुस्थलीय एरिया होता है, ठीक। तो भूमि की जो गुणवत्ता होती है, मृदा, वहाँ की जो सॉइल है और जो वहाँ वाटर है और प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं और वहाँ के जो निवासी हैं, चाहे वो प्राणी जगत हो या पादप जगत हो, और वहाँ की टेक्नोलॉजी जो है उसके हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं कि वहाँ पे लोग बसेंगे या नहीं। वहाँ पे संसाधनों की उपलब्धता होने की वजह से ही लोग वहाँ पर बसना या जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं, या उसके अनुसार उनके जीवन व्यतीत करने में अंतर होता है, ठीक। अब ये संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, जो है भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में शामिल है, ठीक। भूपृष्ठ के जो लैंड का एरिया है, लैंड एरिया मतलब पृथ्वी का अगर भूपृष्ठ देखें तो 70% पे तो हमारा वाटर ही है जो महासागरों में है। उसके बाद जो बचा हमारा 30% एरिया वो हमारा भूमि है, ठीक। और यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग में आवास योग्य नहीं है, जैसे हमने पढ़ा। इसमें भी केवल इसका भी 30% लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। इसके 30% भाग में 90% लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है। और भूमि और जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व में, अब जैसे भूमि जैसी है और जलवायु वहाँ की जैसी है, उसके हिसाब से लोगों का वहाँ पर बसाव क्षेत्र, वहाँ का आवास वितरण वैसे ही है, जनसंख्या उसी तरह से निवास करती है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि भूमि वहाँ की ऊबड़ खाबड़ है, वहाँ पर टोपोग्राफी वहाँ पे जैसे जैसे पहाड़ी एरिया हो गया, पर्वतों के जो तीव्र ढाल होते हैं, ठीक। या फिर वहाँ पे ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जलाक्रांति, जिसको वाटर लॉगिंग बोलते हैं, तो वाटर लॉगिंग मतलब वहाँ पर पानी भरा रहता है, तो लोग वहाँ पर बहुत ही कम निवास करेंगे, या तो वो क्षेत्र बिल्कुल निर्जन होगा या फिर विरल होगा, ठीक। और जो उर्वर, जो फर्टाइल एरियाज हैं, फर्टाइल लैंड्स हैं या नदी घाटियाँ हैं, वहाँ पर कृषि के लिए बहुत ही वो फेवरेबल जगह है, तो वहाँ पर लोग निवास करना पसंद करते हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा एरिया है, मतलब डेल्टा क्या है, जो मैदानी भाग है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है, ठीक। अब लैंड यूज़ के बारे में थोड़ा देखते हैं। लैंड यूज़ को मतलब भूमि का जो उपयोग है वो कितनी तरह से किया जा सकता है। उसको विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे उसको लैंड में खेती की जा सकती है, वहाँ पर वन लगाए जा सकते हैं और वहाँ पर खनन किया जा सकता है, रोड बनाई जा सकती है या कोई इंडस्ट्री वहाँ पर स्टैब्लिश की जा सकती है। तो ये विभिन्न तरीके से जो लैंड पे कोई स्टैब्लिश किया जा रहा है या काम किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं लैंड उपयोग, मतलब भूमि को किस उपयोग के लिए, किस कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। अब ये किन कुछ कारकों पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन सा काम किया जाए। तो ये पहला है कि भौतिक कारक, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ की स्थलाकृति कैसी है। अगर पहाड़ी एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पर आप कृषि करने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पर वेदिकाएं बनाएंगे, ठीक है। अगर स्लोपी एरिया है तो वहाँ पर ऐसे वेदिका बनाकर, ऐसे करके यहाँ पर फ्लैट जमीन बनाकर यहाँ पर किसी खेती करेंगे, ठीक है। और वहाँ की मृदा कैसी है, अगर मैदानी क्षेत्र है तो मैदानी क्षेत्र में जो मृदा है वो बहुत ही, सॉइल जो है बहुत ही उपजाऊ है, उसके हिसाब से वहाँ पर कृषि की जाएगी। जलवायु कैसी है, अगर मान लो आर्द्र एरिया है तो वहाँ पर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। खनिज अगर वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है तो वहाँ पर खनन क्षेत्र, जैसे कोयला खनन क्षेत्र बना सकते हैं। जल की उपलब्धता जैसी होगी
उसके हिसाब से वहाँ पर हम फसल उगा सकते हैं। जैसे चावल ज़्यादा हो वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तीन तीन फसल चावल की उपजाई जा सकती है, राइस की, ठीक है। मानवीय कारक क्या क्या है? मानवीय कारक ये है कि वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास कर रही है, यह जनसंख्या के लिए सारी अनुकूल परिस्थितियाँ वहाँ पर हैं, तो जनसंख्या वहाँ निवास करेगी, ठीक है। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी वहाँ पे कितना आसानी से पहुँच सकती है, या जैसे मान लो कि वहाँ पर जल विद्युत के लिए जल उतना उपलब्ध है कि वहाँ पे जल विद्युत से विद्युत बनाई जा सके, या फिर वहाँ पर पवन ऊर्जा का उपयोग किया जा सके। तो इस तरह से वहाँ पे निर्धारित जो उसको भूमि के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व होते हैं, जिनके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि उस भूमि का उपयोग किस तरह से किया जाएगा। वहाँ पर खेती की जाएगी, वहाँ पर वन लगाए जाएंगे, या खनन किया जाएगा, या सड़क या उद्योग की स्थापना की जाएगी, ठीक है। अब लैंड जो है वो एक स्वामित्व के आधार पे, मतलब उसके मालकियत के हिसाब से दो तरह से होती है। एक होता है निजी भूमि, एक होता है सामुदायिक, ठीक है। निजी भूमि जैसे जिसका मालिक कोई एक निजी व्यक्ति हो या व्यक्तियों के स्वामित्व पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे मेरे नाम पे हो, या फिर कुछ मेरे दोस्तों के साथ मैंने उस जमीन खरीदी हो, तो उसमें एक या एक से ज़्यादा मालिक हो सकते हैं, ठीक है। और ये जैसे सामुदायिक हो गई, जिसमें कोई कम्युनिटी है उसके नाम पे हो सकता है, ठीक है। समुदाय भूमि जो कम्युनिटी के नाम पे होगी, उस समुदाय के ही नाम पे ही होगी। तो समानता जो है इसका उपयोग क्या करते हैं कि संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है जो समुदाय से रिलेटेड होते हैं। जैसे बना दिया गया कि वो लैंड पे वहाँ पर चारा पैदा किया गया, ताकि वो समुदाय के लोग अपने जो वहाँ के गाय भैंस हैं उन सबको लेके वहाँ पर चारा के लिए लेके जा सकते हैं, ठीक है। सपोज मान लो कि उस समुदाय ने ये डिसाइड किया कि वहाँ पर हम लोग बगीचे लगाएंगे या बागवानी करेंगे, जिसमें वो फल उपजाएंगे और उनको बेचेंगे, उससे अपना आय अर्जित करेंगे, ठीक है। या फिर कोई नट वगैरह, ठीक, या औषधि बूटियां वगैरह उसमें पैदा करेंगे, जिससे वो अपना बिजनेस कर सकें, ठीक। अब ये सामुदायिक भूमि जो होती है इसको बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ठीक है। ये उन सब की साझा संपत्ति संसाधन है। अब आगे देखते हैं कि जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। अब जैसे हम लोगों ने ये पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था कि एक जैसे मान लो कि एक ये गांव है, ठीक है। इस गांव का जो लैंड है वो तो फिक्स है, लैंड एरिया तो फिक्स है, लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन है दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन में वृद्धि होती रहती है। तो जैसे मान लो कि एक इंसान है, इसके दो बच्चे हैं, ठीक है, और फिर इसके सबके दो दो बच्चे हो गए, इनके दो हो गए, इनके दो गए, और इसकी अगर मान लो कि इसकी 100 बीघा की इसकी ज़मीन थी, तो ये 50-50 में बढ़ गई, और ये फिर जाके 25 और 25 पे बढ़ गई। इस तरह से क्या हो रहा है कि आबादी बढ़ रही है और सेम लैंड को बांटा जा रहा है। तो लैंड जो पर पर्सन के हिसाब से बहुत कम होती चली जा रही है। तो इस तरह से उसकी मांग में वृद्धि होती रही है, ठीक है। तो क्योंकि भूमि जो है वो सीमित है, तो स्थान के अनुसार, अब देखो स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में भी अंतर होता है। जैसे मान लो कि मैदानी क्षेत्र की है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो जड़ोल मिट्टी वहाँ पर होगी, और वो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उसमें गुणवत्ता होगी, कृषि के लिए बहुत उपयोगी होगी। और वहीं अगर पठारी क्षेत्र की मृदा देखें या पहाड़ी क्षेत्र की मृदा देखें, तो इसकी तुलना में कम होगी, कम उपजाऊ होगी। तो लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाना, और नगरीय क्षेत्र में अपना घर बनाना, और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का विस्तार, ऐसा करके क्या कर रहे हैं कि वो भूमि की जो कमी है उसको पूरा कर रहे हैं। तो लोगों के जो सामुदायिक भूमि थी उस पर वो लोग व्यापारिक क्षेत्र या इंडस्ट्री बना रहे हैं, और नगरीय क्षेत्र में वो लोगों ने घर बनाया, ठीक। एग्रीकल्चर ज़मीन को नगरीय क्षेत्र में चेंज करके, कमर्शियल क्षेत्र में चेंज करके उसमें अपना घर बना रहे हैं। और गांव में क्या हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो रहा है कि वो वनों को काट कर कृषि भूमि का विस्तार कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि अनाधिकृत हस्तक्षेप कर रहे हैं वो प्राकृतिक संसाधन में, ताकि उनकी ज़रूरतें पूरा हो, उनकी जनसंख्या के लिए जो संसाधन है वो पूरा हो, क्योंकि वो मांग भूमि की हमेशा बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से वो अनधिकृत हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो आज का जो भूमि का उपयोग हो रहा है, ये क्या कर रहा है कि व्यापक रूप में हमारे समाज की जो सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है, जैसे लोग गांव से लेके शहर की तरफ परिवर्तित हो रहे हैं, तो शहर में जो नगरीकरण जो बढ़ रहा है, वो सब हमारा ये सांस्कृतिक परिवर्तन दिखा रहा है, ठीक है।
और वर्तमान में कृषि निर्माण संबंधी जो गतिविधियां हैं कि उनके प्रसार के लिए प्रसार जो हो रहा है ना, उसके कारण क्या क्या चीजें हो रही हैं। हमारा लैंड जो है डिग्रेड कर रहा है, जमीन की जो गुणवत्ता है वो खराब हो रही है। और पेड़ों के काटे जाने की वजह से क्या हो रहा है कि लैंडस्लाइड हो रहा है, ठीक, मृदा अपरदन हो रहा है। जब पेड़ कट जाएंगे तो मिट्टी को पकड़ने के लिए जो उनकी जड़ होती है वो रहेगी नहीं, तो उससे क्या होगा कि बारिश वगैरह होने में जब होगी तो उससे सॉइल कट के बह जाएगी, तो उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन हो रहा है। और पेड़ों के काटे जाने की वजह से जो प्रोटेक्शन मिलता था उनको पौनों से, जिनकी वजह से रेत के जो क्षेत्र हैं, रेतीले क्षेत्र हैं, वहाँ से रेत उड़कर इधर लैंड की तरफ, नॉर्मल लैंड की तरफ आती थी, या फिर पौनों की वजह से मिट्टी जो है एक स्थान से उड़ के दूसरे स्थान तक चली जाती थी। तो ऊपरी सतह जब कट गई, हट गई, तो नीचे जो है वो डिजर्ट, मतलब वहाँ पे वो मरुस्थली वाला एरिया आ जाता है, जहाँ पर उपजाऊ मृदा सब उड़ के चली जाती है दूसरी जगह, ठीक है। तो उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। तो ये प्रमुख खतरे हो हैं मृदा के उपयोग में चेंज होने का। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस फोर जो 4 फोटो दिखाई गई हैं, इनमें हमें दिखाया गया कि कैसे भूमि में चेंज परिवर्तन किया गया था। अब देखो जैसे एक ग्रामीण है, ग्रामीण दृश्य दिखाया गया कि यहाँ पे एक किसान है, ये हल लेके जा रहा है, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपने जानवरों को चराने के लिए लेके जा रहे हैं। इधर फसल है, इधर छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं। अब ये चेंज होके क्या हुआ कि यहाँ जो टेक्नोलॉजी आई, ठीक, हल की जगह वो लोग ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, ट्रैक्टर से अपना हल, जो ज़मीन है उनको जुताई करेंगे। और यहाँ पर देखो विद्युत आ गई है, तो पक्के के मकान भी बन रहे हैं, तो पेड़ों को काट कर उन पे मकान बनाया गया, ये झोपड़ियाँ मकान में चेंज हो रही हैं। और फिर यहाँ अब देखो खेत बिल्कुल लगभग समाप्ति हो गए हैं, छोटे छोटे यहाँ पे क्या कहते हैं, स्कूल कॉलेज सब चीज़ें बन रही हैं, छोटे छोटे वाहन कार वगैरह चल रहे हैं। और यही जब महानगर में चेंज हो जाता है तो यहाँ पर वही जो छोटे छोटे खेत थे उनको एक पार्क, मनोरंजन केंद्र बना दिए गए। बाकी सब जगह आप देखें कि बहुत ऊंची ऊंची मंजिलें बन गई। तो इस तरह से भूमि का उपयोग जो है समय समय तक, समय के अनुसार चेंज होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर पहले पॉपुलेशन कम थी, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे मान लो कि 100 लोग रहते तो यहाँ पर कम से कम 1 लाख लोग निवास करने लगे हैं। तो इस तरह से लोगों का भूमि की वजह से, भूमि का उपयोग की वजह से, यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की वजह से इनका भूमि का उपयोग चेंज हो रहा है, और समय के अनुसार इनमें परिवर्तन हो रहा है। अब क्या हुआ है कि हमको भूमि संसाधन का जो है संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांग के कारण क्या हो रहा है कि वन भूमि जो है और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। तब कृषि योग्य भूमि क्या हो रहा है कि इसको शहर के अंदर लेके जा रहे हैं, और कृषि भूमि नगरीय क्षेत्र में जाता है, और यहाँ पर हम लोग भवन बनाते हैं, या इन जमीन को हम लोग लोगों को बसने के लिए, घर बनाने के लिए दे देते हैं। और वन लैंड क्या हो रहा है कि वनों को काट कर हम लोग कृषि योग्य भूमि बना रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों का विनाश हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का एक डर पैदा हो रहा है कि अगर ये हम ऐसे ही चलता रहा तो ये समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इस विनाश के जो दर है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, वनों को लगाना चाहिए, भूमि के उद्धार के लिए, लैंड रिक्लेमेशन के लिए हमें काम करना चाहिए, ताकि लैंड का सुधार हो सके। और जो रासायनिक कीटनाशक हम लोग यूज़ करते हैं किसान खेती में, और उर्वरक को जो यूज़ करते हैं, इनको सही तरह से रेगुलेट करना चाहिए। क्योंकि अगर ये मतलब अनियमित तरीके से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, उसकी सही मात्रा को यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि लैंड पोल्यूट हो रही है, और एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी उर्वरता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और वो ऊसर की तरह हो जाएगी, उसमें कोई भी चीज़ आप पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर मान लो कि अतिचारण हो रहा है, मतलब वहाँ पर इतना ज़्यादा उसकी जितनी फसल की उत्पादकता, मतलब घास की जितनी उत्पादकता हो रही है, वहाँ पर जितना घास पैदा नहीं हो रही, उतने से उससे ज़्यादा जानवर वहाँ पर चल रहे हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो लैंड है वो पूरी तरह से डिग्रेड हो रही है, निम्नीकरण उसका हो रहा है। तो ये बेसिक कुछ तरीके बताए गए हैं जिससे हम अपने लैंड का, अपनी भूमि का संरक्षण कर सकें, ठीक। अब एक है, दूसरा है, इसको बोलते हैं सॉइल, मृदा, ठीक है। तो मृदा बेसिकली क्या होती है कि पृथ्वी
का जो पृष्ठ होता है उस पृष्ठ में एक दानेदार कणों का एक आवरण होता है। ठीक है, एक पतली परत होती है अवसादों की, जिसमें जिसमें मतलब पादप को पैदा करने की या उनको पोषण करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये भूमि से निकटता से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि जो भूमि जो लैंड है उसके नीचे जो जनक मतलब जो चट्टानें थी, उन्हीं चट्टानों के अपक्षय की वजह से और समय अंतराल लंबे समय अंतराल की वजह से वही जो चट्टानें हैं वो टूट कर छोटे छोटे कणों या उसादों में बदलती हैं, जिनसे मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो वो अपना जो भूमि है उससे निकटता से जुड़ी हुई होती हैं। तो स्थल स्वरूप में मृदा मतलब जो स्थल रूप है जो वो मृदा के प्रकार को डिसाइड करता है। अब जिस तरह की जैसे मान लो कि यहाँ पर एक जो चट्टान है, जो सेल है, ये जब टूटेगा तो यहीं पर कुछ जो मिट्टियाँ बनाएगा तो ये इसके गुणों के साथ होगी, और यहाँ पर अगर कोई दूसरा सेल चट्टान है तो ये टूटेगा तो यहाँ पर इसके गुणों के हिसाब से होगी। अब जैसे अगर इंडिया में ही हम देखें तो हमारा जो पहाड़ी पठारी इलाका है, जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है या और इधर जो नीचे वाला इंडिया का क्षेत्र है, उसमें क्या है कि दक्कन पठार के जो इरोजन है, जब दक्कन पठार के जो कटाव हुए हैं उनके कारण जो मिट्टी बनी है उसका कलर काला है। ठीक है, तो वहाँ पर काली मिट्टी पाई जा रही है। और अगर अपना जो डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र देखें तो यहाँ पर क्या है कि अवसाद हिमालय को काट कर वहाँ से लेके आए हुए हैं। तो जब वहाँ से लेके आए हुए हैं तो वहाँ के मिट्टी का जो कलर है वो अवसाद से मिलके बना है। तो उसकी संरचना और ये जो हमारा दक्कन का क्षेत्र की संरचना है इसमें बहुत अंतर है। ठीक है, तो मृदा का निर्माण जो है चट्टानों से प्राप्त, जो वहाँ नीचे जो चट्टानें हैं उनसे प्राप्त खनिज और वहाँ के जो जैव पदार्थ हैं। ठीक, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझेंगे थोड़ा सा कि लैंडस्लाइड क्या होता है, भूस्खलन क्या होता है। ठीक, तो भूस्खलन को समान रूप से क्या कहते हैं कि जो पत्थर है, चट्टान है या ढाल है, वहाँ से जो मिट्टी गिरती है बहुत बड़ी मात्रा में। ठीक है, बृहद संचालन जो होता है, बहुत बड़ी मात्रा में जब मिट्टी का गिराव होता है तो उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड। ठीक है, तो ये प्राय क्या होता है कि जब अर्थक्वेक आएगा या वहाँ पर फ्लड आएगी या फिर कोई ज्वालामुखी वाला वॉल्केनो एक्टिविटीज़ होती है तो वहाँ आसपास के एरिया में लैंडस्लाइड देखी जा सकती है। और एक चीज़ और है कि अगर वहाँ पर लगातार भारी वर्षा हो रही है, लंबे समय से वर्षा हो रही है, तो क्या होता है कि वहाँ की मिट्टी जो है वो पानी को ऑब्जर्व करके भारी हो जाती है, और भारी होकर वो जब नीचे बहने लगती है तो वहाँ पर लैंडस्लाइड होता है। ठीक है, तो अभी मान लो कि जैसे लैंडस्लाइड हुआ तो अगर कोई नदी यहाँ से बह रही है और यहाँ पे ऊपर पहाड़ से लैंडस्लाइड हो गया तो ये क्या करता है, ये वहाँ का नदी का जो मार्ग है उसको अवरोध कर देता है। जब भी रोक दिया तो यहाँ पर क्या है कि नदी का पानी बहने लगता है और पर बह रही है, तो बहने के बाद जब यहाँ पे अवसाद ऊपर से गिरते हैं और इस मार्ग को अवरोध कर देती है, तो अवरोध करने पे क्या होता है कि इस एरिया में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। और धीरे धीरे जब ये अवसाद जो नीचे गिरे हैं, मलबा जो ऊपर से नीचे गिरा है, अवसाद गलत शब्द हो गया, मलबा जो नीचे गिरा हुआ है ये जब कटता है तो फिर क्या होता है, सडनली नदी का पानी नीचे की तरफ बहता है। इससे क्या होता है कि नीचे वाली घाटियों में अचानक वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, और उसका प्रभाव ऐसा होता है कि वहाँ पे जो बने घर हैं उनको वो तोड़ देता है। तो वहाँ पर एक आपदा सा कंडीशन मतलब आपदा आ जाती है, वहाँ पे एक प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो पहाड़ी भूभाग है और भूस्खलन के एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली मतलब पहाड़ी जो भूभाग होते हैं वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली आपदा है। ठीक है, तो वहाँ पे जीवन और संपत्ति को आघात पहुँचाती है। ठीक है, अब इसमें एक हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का एक केस यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या हुआ था कि हिंदुस्तान तिब्बत सड़क जो है उसका 200 मीटर का भाग नष्ट हो गया था। ठीक है, ये सड़क जो है 200 मीटर तक खत्म हो गई थी बिल्कुल। ठीक है, नेशनल जो हाईवे है 22, वहाँ पर ये थी सड़क। तो उससे क्या हुआ था कि लोगों का मानव विनाश से बचाने के लिए पूरी तरह से उस गांव को खाली कराया गया था, क्योंकि कभी भी
वो गांव भी पूरी तरह से धंस सकता था, इसलिए वहां से लोगों को हटा दिया गया। ठीक है। तो अब देखो भूस्खलन को कम होने के लिए, मतलब उसको कम करने के लिए कैसी गतिविधियां कम हो, वैज्ञानिकों ने कुछ उसको बताने के लिए कुछ विधियां बताई कि इनको अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा कि भूस्खलन को हम रोक सकते हैं या उससे होने वाली आपदा को कम किया जा सकता है। ठीक है। तो भूस्खलन से उत्पन्न होने होने के लिए कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन हमें कैसे करना चाहिए, उसके लिए कुछ पॉइंट बनाए। अब जैसे क्या है कि वैज्ञानिकों ने ये बताया कि मानचित्र में हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जो भूकंप के द्वारा या फिर ज्वालामुखी के द्वारा या बाढ़ के द्वारा उसमें भूस्खलन हो सकता है। ठीक है, लैंडस्लाइड हो सकती है। तो उन एरियाज को क्या कहते हैं कि आवास, वहाँ पर घर बनाने के लिए वो जगह अलॉट ना किया जाए, वहाँ से उनको किसी भी तरह की मानव बस्ती बसाने के लिए वो उसको अलाउ ना किया जाए। ठीक है। और भूमि को खिसकने से बचाने के लिए वहाँ पर एक दीवार बनाई जा सकती है, जिससे कि वो खिसके तो उस दीवार से उसको सपोर्ट मिल सके ताकि वो नीचे ना गिरे। ठीक है। भूस्खलन को रोकने के लिए सबसे पहला क्या है कि वनस्पति आवरण में वृद्धि की जाए। वनस्पति आवरण जो मैंने बताया कि जब पेड़ लगाए जाते हैं तो उनकी जड़ जब नीचे जाती है तो वो मिट्टी को बांधे रखती है। तो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पेड़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपने देखा होगा कि जब पहाड़ी एरियाज में विकास के लिए, विकास के नाम पर जब रोड और जो सुरंग बनाई जाती हैं, उसके बाद आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारा लैंडस्लाइड होता है। ठीक है। ये डैम को मेंटेनेंस अगर ठीक से नहीं किया गया तो वहाँ पर भी लैंडस्लाइड वगैरह होता है। ठीक है। तो सतही अपवाह और झरना प्रवाह, जो पहाड़ी एरिया में झरना बहते रहते हैं, ठीक है, उनसे भी लैंडस्लाइड की गतिविधियां होती हैं। ठीक है। तो इसको भी, उसके जो सतही अपवाह, जो सतही सॉइल जो बहती है, उसके नियंत्रण के लिए भी कुछ उपाय करने चाहिए। ठीक है। तो ये उपाय बताए गए कि लैंडस्लाइड को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे उनको रोका जाए। अभी एक मृदा किस तरह से होती है उसके बारे में एक फिगर ये बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। ठीक है। तो सॉइल प्रोफाइल अगर देखें तो सबसे पहले उसमें जो टॉप मोस्ट सॉइल ऊपर वाली होती है उसको ऊपरी मृदा भी कहते हैं। उसमें क्या क्या होता है, उसमें ह्यूमस होता है और वनस्पति होती है। ठीक है। जो भी होगा, घास होगी, पेड़ पौधे होंगे, वो सब कुछ हमारी ऊपरी मृदा पर होते हैं। उसके नीचे अगर आएंगे तो वहाँ पर बालू होगी, सिल्ट होगा और क्ले होगा। इसको उप मृदा कहते हैं। ठीक। फिर नीचे आएगी अपक्षयित चट्टान। ठीक। और फिर आएगा जनक चट्टाने, इसको बोलते हैं पैरेंटल रॉक्स। तो यही पैरेंटल रॉक्स जो हैं ये क्रैक हो जाते हैं वेदरिंग इफेक्ट से। ठीक है। तो वेदरिंग, अभी समझेंगे क्या होता है वेदरिंग। तो ये जब वेदरिंग से छोटी छोटी चीज़ों में, अच्छा, वेदरिंग बेसिकली क्या होता है कि जब तापमान परिवर्तन, जैसे कि एक ये स्टोन है, ठीक है, अगर यहीं पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसके मॉलिक्यूल्स आपस में दूर बढ़ेंगे। ठीक है, इनकी डिस्टेंस आगे बढ़ेगी। और यही जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो आपस में सिकुड़ेंगे। तो ये जो फैलने और सिकुड़ने की जो घटना है ये तापमान परिवर्तन से जो फ्रिक्वेंट होती है। जैसे रेगिस्तान में आप देखते हैं कि दिन में टेम्परेचर 50 के आसपास पहुंच गया और रात को वही 4-5 डिग्री पहुंच जाता है। तो क्या होता है कि चट्टाने फ्रीक्वेंट एक दिन में उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपस में ही चट्टाने टूट जाती हैं और छोटे छोटे कण में अपनी ही जगह उनके अवसाद रह जाते हैं। ठीक है। तो ये तो एक जलवायु कारक की तरफ से हो गया। उसके अलावा भी और बहुत से कारक होते हैं। जैसे मान लो कि कोई पानी किसी चट्टान पे गया और उस चट्टान जो है वो चूने के पत्थर की बनी हुई है। तो वो चूना क्या है कि पानी के साथ रिएक्शन करके वो पानी चूने को हटा देगा और वो अंदर से खोखली हो जाएगी। तो खोखली होने के बाद फिर वो चट्टान टूट टूट जाती है। या फिर किसी उसमें कोई पौधा हो गया तो वो अपनी जड़ों से चट्टान को तोड़ देता है। ठीक है। या फिर मानव ने, या फिर कोई छोटे छोटे जो चूहे वगैरह होते हैं वो खोद खोद कर चट्टानों को तोड़ देते हैं। ठीक है। रोडेंट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उससे क्या होता है कि चट्टान का पूरा आवरण टूट जाता है और वो टूट के सेम अपनी ही पोजीशन में इन सिटू पे वो गिर जाता है। तो उसको बोलते हैं अपक्षयित चट्टानी पदार्थ जो इस चट्टान से बने हुए हैं। ठीक है। तो वेदरिंग इफेक्ट से ये सारे बनते हैं। अच्छा होता है वेदरिंग। अभी बालू, गाद, क्ले, ये जैसे जड़ोल मिट्टी का निर्माण होता है तो
उसमें बालू, गाद, क्ले, ये अलग अलग तरह से इनका एक परसेंटेज होता है, परसेंटेज के वाइज इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। इस तरह से एक ट्रायंगल बनता है जिसमें जैसे ये बालू है, ये सिल्ट है और ये क्ले है। तो जिस तरह से इनका परसेंटेज सेट होगा उसके हिसाब से इसको सैंडी क्ले या क्लेई सैंड ऐसे करके अलग अलग नाम दिए जाते हैं जो डिनोट करते हैं कि इसमें कितना परसेंटेज किसका ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से मृदा का प्रोफाइल बनता है। अब अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से मृदा बनती है। ठीक है, खनिजों और जैव पदार्थों का जो सही मिश्रण है वही मृदा को उपजाऊ बनाता है। अगर ये कम ज़्यादा हो तो मृदा को उपजाऊ नहीं कह सकते आप, और वो उतनी उर्वरता नहीं प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो खनिज और जैव पदार्थ का सही मिश्रण ही उसको उपजाऊ बनाता है। और आपको ये जानकर सरप्राइज हो सकता है कि केवल 1 सेंटीमीटर जो मृदा है, मिट्टी को बनने में करीब करीब सैकड़ों साल लग जाते हैं। ठीक है, और हम उसी मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं। तो मृदा को प्रभावित करने वाले देखो कैसे परिवर्तन होता है उसमें, ये 5 रोल हैं। जैसे एक पेरेंटल जो रॉक होता है, जनक सेल जिसको बोलेंगे, तो मृदा का जो रंग होगा, ठीक है, और उसका जो स्ट्रक्चर होगा, और उसमें जो केमिकल कंपोनेंट होंगे, केमिकल उसमें जो चेंजेस होंगे, और कौन सा खनिज उसमें होगा, और खनिज की मात्रा कितनी होगी, और उसकी जो पोरसता है, ठीक है, मतलब पानी को अब्जॉर्व करने की या अपने से गुजर जाने की जो पारगम्यता है, उसको निर्धारित करने का कारण मतलब कैसे निर्धारित होगी, वो पेरेंटल रॉक से ही निर्धारित होती है। ठीक है, और जलवायु कैसे मृदा को निर्धारित करती है, जलवायु डिसाइड करेगी वहाँ तापमान कैसा है, वर्षा कैसी हो रही है, और जलवायु की वजह से कैसी वहाँ पे मिट्टी टूटी हुई है, ह्यूमस कैसा है। अब जैसे जहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पर ह्यूमस जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, और रेन जहाँ होगा वहाँ पर क्या होगा कि मृदा की ऊपरी कटाव हो जाएगी और वो बह जाएगी। ठीक है, और उसमें भी ऐसा होता है कि ऊपर मृदा पर जो भी कंपोनेंट हैं वो लीचिंग होकर नीचे चले जाते हैं, और कभी कभी नीचे वाले कंपोनेंट ऊपर भी आते हैं कैपिलरी एक्शन से। उसकी वजह से मृदा का प्रोफाइल चेंज होता है। ठीक, तीसरी चीज़ क्या होती है कि रिलीफ स्ट्रक्चर जो होता है, उच्चावच उच्चावच में होता है कि ऊंचाइयाँ और निचाइयाँ, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस तरह का जो आकृति आप देखते हैं कि कहीं ऊपर और कहीं नीचे, तो इसको बोलते हैं उच्चावच। ठीक है, तो ये ढाल भी मृदा के संचय को निर्धारित करता है। जैसे मान लो कि यहाँ इस तरह से ढाल है, तो यहाँ पर कभी भी कुछ भी अपक्षय होगा तो ये ढाल से नीचे बह के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर सॉइल इकट्ठा होगी। यहाँ की जो चट्टाने हैं वो अपना डिपॉजिट यहाँ देंगी, क्योंकि वहाँ पे वो टिकने के लिए है ही नहीं, वो ग्रेविटी से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी रिलीफ स्ट्रक्चर भी डिसाइड करता है कि मृदा मृदा का एक्यूमुलेशन कहाँ होगा, मृदा संचित कहाँ पर होगी। ठीक है, अब वनस्पतियाँ हैं और जो वहाँ के जो प्राणी हैं, जानवर हैं, और जो माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे जीव हैं, वो भी ह्यूमस के दर को निर्धारित करते हैं कि किस तरह से ह्यूमस पैदा होगा। जैसे मान लो कि अगर केचुआ है तो वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनाने के लिए या फिर मृदा को उपजाऊ करने के लिए उसको केचुआ जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है कि वो मृदा में होल्स बना देता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे तो केचुआ यहाँ से घुसा तो इस तरह से होल बनाकर इधर निकला, तो क्या होता है कि यहाँ से एयर अंदर पास होती है, तो एयर अंदर पास होती है तो उससे क्या होगा कि अंदर जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है वो एयर से यहाँ से पूरी हो जाती है, और भी चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं एयर की वो यहाँ से पास होती हैं। ठीक है, और समय समय बेसिकली डिसाइड करता है कि कैसे मृदा का स्ट्रक्चर चेंज होगा, मृदा कितनी मोटी होगी। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने के लिए सैकड़ों साल लग जाते हैं, तो जितना साल टाइम पीरियड ज़्यादा होगा उतनी ही मृदा की मोटाई ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मृदा को प्रभावित करने वाले ये कारक हम लोगों ने देखे। अब मृदा के निर्माण के जो मुख्य कारक हैं उसमें क्या है कि जो उसका पैरेंटल रॉक है उसका कैसा स्वरूप है, दूसरा जलवायविक कारक क्या है। ये 2 मुख्य कारक हैं मृदा के निर्माण के लिए। ठीक है, मृदा निर्माण के अन्य कारक जैसे कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, किस तरह है वो मृदा, मतलब वो पठारी है या रेगिस्तानी है, ठीक है, या फिर नदियों के द्वारा कटाव से होके आया हुआ है, इस तरह से मैदानी भाग है वो। ठीक,
और जैव पदार्थों की भूमिका क्या है, मतलब जैव पदार्थ जैसे वहाँ पर क्या है कि माइक्रोब ज़्यादा हैं, ठीक है, केंचुए ज़्यादा हैं या और भी जो माइक्रोब्स होते हैं जो मृदा के निर्माण में भूमिका निभाते हैं, ठीक। तो उससे जो समय लगता है वो भी एक मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। ये अलग अलग स्थानों में अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे स्थलाकृतियाँ भी भिन्न हो सकती हैं, दूसरा वहाँ पर जैव पदार्थ भी अलग अलग हो सकते हैं, तो इस तरह से वो अलग अलग पदार्थों अलग अलग जगह में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अब भारत में क्या है कि मिट्टियाँ जो जड़ोल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी, लेटराइट है, मरुस्थलीय है, पर्वतीय है, इस प्रकार की मिट्टियाँ हो सकती हैं और होती हैं, ठीक है। इन मृदाओं को अब इन्होंने बताया कि वो अगर एक एक मुट्ठी में इकट्ठा करो फिर उन पे अंतर देखो, तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन कर सकते हैं आप लैब में। तो मृदा का निम्नीकरण, डिग्रेडेशन जो होता है मृदा का, और उसके संरक्षण के उपाय बताए गए हैं, ठीक है। इसको कैसे हम लोग डिग्रेड होने से बचा सकें, मृदा मतलब सॉइल के इरोजन को और उसके जो क्षीणता, उसकी जो उर्वरता है उसको क्षीण होने से हम कैसे बचा सकते हैं, ये दो बहुत महत्वपूर्ण खतरे हैं, ठीक है। तो मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारक जो है मृदा के निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार हैं, मानवीय कारक भी है और प्राकृतिक कारक भी हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग पेड़ों को काटते हैं या अतिचारण करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उसको चरा देते हैं, जिससे पेड़ पौधे अपने आप को बचा ही नहीं पाते। रासायनिक उर्वरकों का जो अंधाधुंध उपयोग होता है, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग होता है, उससे मृदा की उर्वरता प्रभावित होती है और वो छीड़ होती है, ठीक है। वर्षा के कारण जो दोहन, वर्षा दोहन का अगर देखें तो क्या होता है कि बारिश जो है, बारिश का पानी जब बहता है तो मृदा की जो ऊपरी परत है वो रन ऑफ हो जाती है, बह जाती है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे तो उसको बहने से वो रोकेगा, ठीक है। और भूस्खलन की जो गतिविधियां हैं, लैंडस्लाइड जो हो रहे हैं, बाढ़ जो हो रही है, उससे मृदा की क्वालिटी, मृदा की गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ विधियां बताई गई, जैसे एक बताई गई मल्चिंग, मल्च बनाना, ठीक है। मल्च क्या होता है कि पौधों के बीच जो भूमि है, ठीक है, मतलब जो अ, जिसके ऊपर कोई मतलब आवरण नहीं है, ठीक है, अनावृत है, मतलब उसकी ऊपरी परत कट चुकी है, उससे क्या होता है, मतलब उसको एक ढक दिया जाता है। मल्च बनाना ये इसमें जैसे मान लो कि हमने कोई फसल लगाई, ठीक है, तो फसल का जो कटने वाला भाग होता है उसको हम वहां पर करके बायो जो जैव पदार्थ है उनसे उसको ढक सकते हैं। जैसे फसल हमने गेहूं गेहूं मान लो काटी, तो गेहूं की जब हम ऊपर से फसल काट देंगे तो नीचे वाला जो भाग पड़ता है जो हम फेंक देते हैं या फिर भूसे वगैरह में यूज़ करते हैं, उसको हम उसमें खेत में ढक देते हैं। उससे क्या होता है कि वो मृदा की जो आर्द्रता है उसको बचा के रखती है। तो मृदा आर्द्र मतलब उसको हल्की सी गीली रहेगी, तो क्या होगा कि पवन का इफेक्ट उस पर कम होगा और वो बहेगी नहीं, वो सूखी नहीं होगी, ड्राई नहीं होगी, इसकी वजह से उड़ेगी नहीं वो, ठीक है। जो मिट्टी टूट के उड़ने लगती है वो काम कम होगा, ठीक है। तो उससे मृदा की जो ऊपरी परत है वो बच जाती है, ठीक है। ये समझ में आया होगा आपको मल्चिंग क्या होता है। अब टेरिस फार्मिंग जिसको बोलते हैं, वेदिका, ठीक है, वेदिका बनाना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसे लाइनें दिख रही हैं, तो ये लाइनें बेसिकली इस तरह से हैं, जैसे है स्लोप तो बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसे इस तरह से अगर है तो यहाँ पर इसको ऐसे काट कर इस तरह से बराबर कर दिया जाता है, यहाँ से सपाट प्लेन्स बना दिए जाते हैं। इन प्लेन्स में यहाँ पर खेती की जाती है, इस एरिया में खेती की जाएगी, यहाँ पर खेती की जाएगी, यहाँ पर खेती की जाएगी, तो इन तीनों जगहों में खेती की जाएगी। तो इस तरह से फार्म बनाए जाते हैं जहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। तो चौड़े समतल जो सोपान बनाए जाते हैं, सोपान मतलब यही चौड़े जो सब समान जो प्लेट हैं, समतल प्लेट हैं, बनाई जाती है, लैंड के एरिया बनाए जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि तीव्र ढालों पर ये बनाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फसल उगाने के लिए इनको रेडी किया जाता है। इससे क्या होता है कि यह जो निधि यहाँ से ऊपर जो पानी बहेगा तो वो यहाँ पर रुकेगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ पर रुकेगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। तो उससे क्या होता है कि उसको डायरेक्टली बहने का रास्ता नहीं मिलता है, उसकी वजह से मिट्टी का कटाव कम होता है और ये मतलब सॉइल अपरदन जो है उसको रोकता है। और पृष्ठीय प्रवाह मतलब जो
एक इस तरह से पानी बहता है उसको रोक देता है। ठीक है, इससे भी बहुत सा सॉइल का नुकसान होता है। अब समोच्च रेखी जो होता है जुताई होती है। अब कंटूर प्लॉइंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि इस तरह से इस तरह की हाइट है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर अलग ऊंचाई है, यहाँ पर अलग ऊंचाई है। तो यहाँ पर अगर हम इस जब आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोग खेत की जुताई करते हैं तो उससे इस तरह से संरचना बन जाती है। ठीक, तो जब इस तरह से संरचनाएं समान ऊंचाई में बनेगी तो क्या होगा कि एक नेचुरल अवरोध पैदा होता है कि अगर मान लो कोई पानी बहेगा तो पहले इधर आएगा, फिर ऐसे करके इधर आएगा, फिर ऐसे इधर आएगा। तो ये ऐसे करके नेचुरल अवरोध पैदा करता है। तो हर मतलब जो समान ऊंचाई है, जैसे मान लो कि एक यहाँ पे ऐसे फ्लैट है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो यहाँ पर एक अलग जुताई की जा रही है ऐसे करके, यहाँ पे अलग जुताई की जा रही है। तो उससे क्या होता है कि जुताई नीचे बहते हुए जल के लिए प्राकृतिक अवरोध मिल जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक अवरोध कैसे मिल रहा है वो समझ में आ रहा है। इस तरह से जो जुताई की संरचना मिलती है इससे प्राकृतिक अवरोध मिल जाता है। ठीक है, रक्षक मेखलाएं जिनको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, इससे क्या होता है कि जो पवन है वो पवन के प्रवाह को ये लोग रोक देते हैं, ये वृक्ष रोक देते हैं। ठीक है, वृक्ष की जो कतारें हैं ये रोक देती हैं। इससे क्या होता है कि जो शुष्क प्रदेश होते हैं जहाँ की मृदा जो ड्राई है वहाँ पे आर्द्रता कम है, तो उसको मृदा को उड़ा नहीं पाता है, मृदा का जो ऊपरी आवरण होता है उसको पवन उड़ा नहीं पाती है। ठीक है, तो उसके लिए ये शेल्टर बेल्ट्स लगाई जाती हैं। ठीक है, कंटूर बैरियर्स, इसमें क्या होता है जैसे कि मान लो कि ये ऊंचाई है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने, इस यहाँ पर बना दिया पत्थरों से इसको ढक दिया। ठीक है, और इस तरह से थोड़ा सा और समझाएं तो, जैसे मान लो ये एरिया है तो यहाँ पर उन्होंने पत्थर ऐसे करके लगा दिए, घास कैसे लगा दिए, तो अब ये एरिया से जो भी पानी आएगा उसको पहले क्रॉस होने में इन पत्थरों को निकलना पड़ेगा, पत्थरों के ऊपर से बीच से निकल के उधर जाना पड़ेगा। अवरोध, नेचुरल अवरोध जो है यहाँ पर पैदा किया जाता है, इन पत्थरों को, घास को या मिट्टियों को लगाकर इनको ढक दिया जाता है ताकि यहाँ से पानी उधर जा ना पाए। तो ये रोधिका, ये बैरियर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर खाई भी बना दी जाती है, जिससे कि मान लो कि अगर कोई पानी आएगा तो इन खाइयों पे पहले भरेगा, उसके बाद इन पे अवरोध आएगा और इनको क्रॉस करके वो नीचे आएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं कंटूर और बैरियर्स। ठीक है, ये भी अलग अलग हाइट पे अलग अलग तरह से किया जाता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि कैसे जो छोटे पौधे हैं, पौधों की जड़ें कैसे मृदा को कटने से रोकती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी पौधा नहीं है छोटा सा, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कितनी मिट्टी पानी से बह जा रही है, और यहाँ पर क्या है, बहुत ही कम मिट्टी का प्रवाह नीचे हो रहा है। ठीक, और ये चट्टानी बांध है। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लो कि नदियाँ और कोई जगह है, ये खेत है, मान लो कि इसको खेत को सींचने के लिए यहाँ से कोई नली आई, तब नली आई तो क्या करते हैं कि नली के किनारे किनारे एरिया पे हम लोग छोटे छोटे पत्थर रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि जब भी यहाँ से पानी बहे तो इधर की मिट्टी का कटाव ना हो, या फिर ये ऐसे जैसे मुड़ेगी तो यहाँ से इसकी मिट्टी का कटाव ना हो। तो उसको ध्यान करने के लिए, नालियों को रक्षा करने के लिए और मृदा को बहने से रोकने के लिए ये डैम्स बनाए जाते हैं छोटे छोटे से। ठीक है, और इंटरक्रॉपिंग, बीज की जो फसल होती है उसको उगाने से, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग ये मेंटेन रखते हैं कि एक फसल अगर हम लोग उगा रहे हैं तो दूसरी एक फसल का उसमें होना चाहिए, मतलब कुछ पौधे उसमें ऐसे हों जो मिट्टी को बांध के रखें। ठीक, तो जैसे यहाँ पर इस रो में हमने मान लो गेहूँ लगा दिया, इस रो में हमने कुछ और लगा दिया, इसमें कुछ और फसल लगा दी। ठीक है, या फिर यहीं पे गेहूँ ही लगा दिया, तो एक इधर ये फसल है, एक इधर फसल है, यहाँ पे दूसरी फसल है। तो इस फसल का सीजन हम लोग इस तरह से मेंटेन करते हैं कि जब हम इस फसल को काटेंगे तो यहाँ पर ये फसल बनी रहेगी, इसको हमने मान लो काट दिया तो ये फसल हमारी मेंटेन रहेगी। तो कोई ऐसी पौधों की मतलब वहाँ पर गतिविधि हो ताकि उसकी जड़ उस मिट्टी को बांधे रखे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, तो अलग अलग समय पर अलग अलग जो भिन्न भिन्न फसलें जो हैं एकांतर क्रम में लगाई जाती हैं, मतलब एक एक छोड़ के जो लगाई जाती हैं
तो उसको क्या होता है कि पानी के बहाव को रोकने के लिए, मृदा को सुरक्षित रखने के लिए इसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज़ें समझी। मृदा के संरक्षण के लिए सबसे पहले मल्चिंग, दूसरा टेरेस फार्मिंग, वेदिका फार्म, उसके बाद समोच्च रेखे जुताई, कंटूर फ्लाविंग, फिर शेल्टर बेल्ट्स, रक्षक मेखलाएं, कंटूर बैरियर्स। ठीक, कंटूर बैरियर्स के बाद फिर हमने पढ़ा चट्टान बांध, और फिर बीच की जो फसल है इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।